नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। 74th रिपब्लिक डे पर टाइम्स नाउ नवभारत के आप सभी दर्शकों को बहुत ढेर सारी बधाई। एक मजबूत गणतंत्र के नागरिक सीधा सवाल पूछने का हक रखते हैं। आपके सवालों को प्लेटफॉर्म देने वाले इस शो सवाल पब्लिक का पर आप सबका बहुत स्वागत है। आज सवाल पब्लिक का है कि राष्ट्र के मुद्दों पर पक्ष विपक्ष की जंग होती क्यों है? क्या राजनीति ने राष्ट्रीय गर्व के मौकों को भी छोटा कर दिया है? ये सवाल ऐसे ही नहीं उठ रहे। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन राजनीति से सुर क्या निकलता है? G20 के लोगों में कमल क्यों है? और ये प्रेसिडेंसी तो रोटेशनल है, इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है? भारत ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज की शुरुआत की है, लेकिन वाराणसी से चले MV विलास जहाज के बिहार में फंसने की खबरों ने विपक्ष को एक मौका और दे दिया। देश की नई संसद कितनी भव्य है, इसकी तस्वीरें सबके सामने आ चुकी हैं। लेकिन याद कीजिए, जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब उसे मोदी का महल बताया गया था। पिछले साल जब नई संसद के ऊपर लायन कैपिटल का अनावरण हुआ तो शेर ही आक्रामक दिखने लगा। आज भारत 220 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन डोज लगाने का करिश्मा कर चुका है। याद कीजिए, कभी वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर विरोध के सुर उठाए गए। मैं एक मुद्दा याद करती हूं, मुझे ऐसे 10 मुद्दे याद आ जाते हैं जब पक्ष विपक्ष की तकरार ने राष्ट्र को गर्व करने का भरपूर मौका शायद छीन लिया। 27 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर पुलवामा के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन सबूत आज भी मांगे जाते हैं। चीन के आक्रमण के खिलाफ पूरी LAC पर भारत के सैनिक कैसे मुस्तैद हैं, ये गलवान में दुनिया ने देखा था, लेकिन अरुणाचल में भारत के सैनिकों के पिटने का दावा किया चला जाता है। सवाल पब्लिक का आज यही है कि क्या छोटी छोटी राजनीति ने देश को चोट पहुंचाई है? जब आजादी का अमृत काल, तब क्या विपक्ष और पक्ष की उल्टी चाल? राष्ट्र का सम्मान न तो क्यों राजनीति का घमासान? यही है आज सवाल पब्लिक का। राष्ट्र किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, राष्ट्र किसी एक राजनीतिक दल का भी नहीं होता। राष्ट्र को हर नागरिक और हर राजनीतिक दल मिलकर बनाता है। अगर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है तो इसमें हर नागरिक का गौरव है, हर नागरिक का योगदान है। लेकिन राजनीति इस बात पर होती है कि नरेंद्र मोदी ने भारत को 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना कैसे देख लिया। कोरोना के संकट काल में भारत के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने की तारीफ पूरी दुनिया में हुई, लेकिन भारत में मुद्दा बना कि एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत पाकिस्तान और श्रीलंका से नीचे आया है, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका की स्थिति किसी से भी इस दुनिया में छुपी नहीं। राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, न्यू इंडिया की भव्य तस्वीरें हैं, लेकिन हंगामा इन आरोपों का है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। आज 36 राफेल विमान वायुसेना में शामिल होकर भारत की ताकत बढ़ा चुके हैं, लेकिन आपको याद तो होगा ही कि कैसे इसे राजनीति से लेकर अदालती लड़ाइयों में अटकाने की कोशिश हुई थी। ऐसा नहीं है कि राष्ट्र के निर्माण का काम मौजूदा सरकार में ही हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि भारत तेज गति से आगे बढ़ा है। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। शौचालय 2014 में 6.25 करोड़ और 2022 में 17.25 करोड़ हो गए। IITs 2014 में 16 थे, अब 23 हो गए। IIM 2014 में 13 थे, अब 20 हो गए। इंटरनेट यूजर 2014 में 25 करोड़ थे और 2022 में 65 करोड़ हो गए। डिजिटल लेन देन 2013-14 में 127 करोड़ था, अब 7,500 करोड़ हो गया। यूनिकॉर्न क्लब में
स्टार्टअप में 2016 में 12 थे, आज 107 है। 2014 तक देश में 70 एयरपोर्ट थे, 8 साल में 72 नए एयरपोर्ट बनाए गए। आज अगर भारत की ग्रोथ स्टोरी पर हंगामा होता है तो मुझे बहुत हैरानी होती है। पिछले साल सरदार पटेल की जयंती के मौके पर स्टैचू ऑफ यूनिटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी बात कही। आपको उनका तब का बयान सुनवा। ये जरूरी नहीं है कि देश को कमजोर करने वाली ताकत हमेशा हमारे खुले दुश्मन के रूप में ही आए। कई बार ये तुष्टीकरण के रूप में, कभी परिवारवाद के रूप में, कभी लालच और भ्रष्टाचार के रूप में दरवाजे तक दस्तक दे देती हैं, जो देश को बांटती और कमजोर करती है। लेकिन हमें उन्हें जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री को अपने सुना। वो कह रहे थे कि तुष्टीकरण, लालच, परिवारवाद और भ्रष्टाचार भी देश के दुश्मन हैं। लेकिन यहाँ तो राष्ट्रवाद के मुद्दों पर भी दीवार खड़ी करने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में है। 30 जनवरी को राहुल गांधी कश्मीर में तिरंगा फहराकर यात्रा का समर्पण करेंगे। लेकिन राहुल गांधी श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराने जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के मुताबिक ऐसा करना आरएसएस के एजेंडे में शामिल होना होगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या श्रीनगर का लाल चौक अलगाववादियों का ग्राउंड जीरो नहीं हुआ करता था? ये तो देश का इतिहास है, आरएसएस का सिर्फ इतिहास थोड़ी। अगर उसी लाल चौक पर अब तिरंगे की रोशनी होती है तो क्या राहुल गांधी को वहां तिरंगा नहीं फहराना चाहिए? आखिर लाल चौक पूरे राष्ट्र का है या सिर्फ आरएसएस का है? राष्ट्र का सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि कई बार राजनीति की रस्साकशी में राष्ट्र विरोध की बाउंड्री लाइन पार की जाने लगती है? क्या विचारधारा के मनभेद में बदल दिया गया है? सुनिए, राहुल गांधी ने सरकार पर अहंकार का आरोप किन शब्दों में लगाया था। आरएसएस, बीजेपी, इनकी नेताओं के माइंड में है कि सत्ता से और पैसे से कुछ भी करा जा सकता है। आप किसी को भी मतलब डिमीन कर दो, किसी भी छवि को खराब कर दो, कोई भी सरकार खरीद लो, जो भी करना चाहो सोचते हैं कि पैसे से करा जा सकता है। मगर यह सच नहीं है। सच्चाई सत्ता को, पैसे को, सबको परे कर देती है। और वो आस्ते 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 बीजेपी नेताओं को बात दिखने लगी है। वो हम उनको बहुत गहराई से समझाएंगे कि इस देश में सच्चाई चलती है, पैसा, घमंड, सत्ता नहीं। तो आज सवाल पब्लिक का है कि जब राष्ट्र प्रथम तब राष्ट्रीय गर्व के मौकों पर पक्ष विपक्ष कहां से आता है? सवाल नंबर 2, सबके साथ सबके प्रयास से बनेगा आत्मनिर्भर भारत या राजनीति की जंग से? सवाल नंबर 3, भारत को सम्मान दिलाने में प्रधानमंत्री मोदी की क्रेडिट मिलने से विपक्ष क्या नाराज है? यही है आज पब्लिक के सवाल, और इन सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव, रोहन गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विवेक साइलस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ईश्वरन भंडारी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, एडवोकेट भी हैं, और ब्रिज मोहन श्रीवास्तव एनसीपी के प्रवक्ता हैं। मेरा पहला सवाल, विश्व में भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है, बट लेकिन हमारे विपक्षी दल बार बार झूठा प्रचार करके माननीय प्रधानमंत्री जी पर इस प्रकार के झूठ फैलाकर देश को गुमराह करना चाहती है। आज पिछले 10 साल में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, साढ़े आठ साल से ज्यादा समय हुआ है। देश 10वीं स्थान पर थी, विश्व में 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज देश 5वां अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है विश्व में। ये देश के लिए बड़े सम्मान की बात। और 2030 तक यानी 6 साल के अंदर भारत
तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। ये विश्व के बड़े संस्थाओं का, बड़े आर्थिक विश्लेषकों का कहना है। क्या ये देश के लिए बड़े गौरव की बात नहीं है? भारत अगले 30 वर्षों में 26 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होगी। ये देश के लिए सम्मान की बात नहीं है? पूरे विश्व भारत की ओर देख रही है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत पिछले 3 साल में रही है और आगे सालों में भी रहेगी। ये मैं मानता हूं माननीय मोदी जी के आर्थिक प्रगति के कारण हुआ है। केवल ये नहीं है, आप देखिए सबसे कांग्रेस सरकारों में दौरान जब ग्रोथ भी हुआ तब एक इक्विटी की बात नहीं आई। केवल और केवल एक नारा था कि डेवलपमेंट और ग्रोथ विद ह्यूमन फेस, लेकिन मोदी जी ने वो सिद्ध करके दिखाया। पिछले 8 वर्षों में सभी देश के नागरिकों को उनको जनधन खाता खोलना, सबके लिए घर में एक शौचालय का व्यवस्था करना, सभी गरीब के लिए एक घर देना, 2022 तक बनाने के लिए एक योजना चलाना, सभी घरों में पानी की व्यवस्था नल के जल के द्वारा करना, यह विस्तृत विकास ये इतना जो पिछले 8 साल में हुआ है, जो उसके पहले 65-67 साल में नहीं हुआ है। यही देश की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। टीवीएल नरसिम्हा राव, आपके मुद्दे सही हैं और मैं रोहन गुप्ता जी से पूछना चाहती हूँ। रोहन गुप्ता जी, ये देश तो सबका है, आपका भी है, हमारा भी है, और इस देश में सत्ता में आपकी पार्टी ज्यादा समय तक रही है, तो कोई ऐसा तो नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल किया। इस देश में कांग्रेस का योगदान कोई भुला नहीं सकता, लेकिन हर किसी का समय होता है। कभी कांग्रेस का समय था, 10 साल आपने इस देश में सत्ता रखी, अब बीजेपी के पास है, नरेंद्र मोदी उनके लीडर है और प्रधानमंत्री है इस देश का। लेकिन इस वक्त कम से कम राष्ट्रीय गौरव के मुद्दों पर इतनी नोक-झोंक क्यों? G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेशनल है, इसमें ज्यादा सीना चौड़ा करने की जरूरत क्यों है, ये कहा जाता है। अरे भाई क्यों नहीं? देश का हर नागरिक इस बात पर गर्व करता है, आपको गर्व नहीं होता क्या? अगर हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है तो आपको गर्व नहीं होता? इन मुद्दों पर हम इतने बटे हुए क्यों हैं? रोहन गुप्ता जी, मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ। नविका जी, पहले तो आपको और सारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। देश का गणतंत्र मजबूत गणतंत्र, हम सबको उसका एक गर्व होना चाहिए और आज हम सबको मिलकर उसको एक सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए, आपने जो इनिशियल पूरी अपनी बात कही, भाजपा प्रवक्ता ने बात कही, एक मूल हमको यहाँ पे डिफरेंस समझने की जरूरत है। नंबर 1 के बाद में अगर वो रोजगार नहीं मिलते तो हमारी जिम्मेदारी है उसके ऊपर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा अर्थतंत्र 2022 तक 5 ट्रिलियन का हो जाएगा, विल डबल बाय 2022, जो आज नहीं हुआ। अब ये गोल्ड पोस्ट को शिफ्ट करके 2025-26 तक लिया जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार की नीतियां विफल साबित हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। क्यों नहीं दुगनी हुई? क्योंकि 3 काले कानून थोप दिए गए किसानों के ऊपर, जो सरकार को पीछे से वापस लेने पड़े। अर्थतंत्र क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि नोटबंदी जैसे काले कानून डाल दिए गए, जीएसटी को प्लानिंग के बिना इंप्लीमेंट किया गया। कहा गया था बुलेट ट्रेन 2022 तक आ जाएगी, वो भी नहीं आया क्योंकि कहीं ना कहीं रेड टेपिज्म है। कहा गया था कि हर भारतीय को 2022 तक घर मिलेगा, आज पूछ लीजिए आप कितने भारतीय को घर मिला। आज 80 करोड़ लोग राशन के ऊपर जा रहे हैं, हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। कहा था 24 घंटे हर भारतीय को बिजली मिलेगी, अगर घर ही नहीं मिला तो बिजली कहां से मिलेगी? तो ये सारी जो सवाल उठ रहे हैं नविका जी, हम विपक्ष और हमारी जिम्मेदारी है कि जब सरकार की विफलता हो तो उसके ऊपर सवाल उठाएं। मैं और एक चीज कहूंगा, आज एक न्यूज है कि काफी लद्दाख में जो पॉइंट है, पूर्वी लद्दाख में आज हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोई गुस्सा नहीं है। तो ये जब चीजें आ रही है कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए देश का उपयोग करेंगे तो हम सवाल पूछेंगे। और राहुल गांधी, देखिए ईमानदारी से कल राहुल जी ने, हमारे एक नेता ने जब स्टेटमेंट किया, मुझे बताइए नविका जी, आप तो इतने साल से राजनीतिक रिपोर्टिंग कर रही हैं, कितने नेताओं में इतनी ईमानदारी है कि उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं ये हमारा विचार नहीं है? और 90 सेकंड बोल चुके हैं इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में, अभी डिबेट शुरू हुई है। लेकिन मैं इतना बता दूं, आप सवाल जितने मर्जी उठाइए, लेकिन राष्ट्र कंप्लीट तो करने दीजिए। राष्ट्र के गौरव के मुद्दों पर 30 सेकंड दीजिए। अच्छा चलिए 30 सेकंड खत्म कर लूं। चलिए 30 सेकंड, जितना आपका कार्यकाल रहा है इस देश में सत्ता का, उतना समय आप ले लीजिए। धन्यवाद।
धन्यवाद, थैंक यू। आपने इतना मेरे ऊपर उपकार किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। नाविका जी, मैंने आपको सवाल नहीं कहा, आपने कहा कि सवाल, मैंने आपको एक क्लैरिफाई किया कि जहां देश के मुद्दे आएंगे तो हमने सवाल किए हैं। जहां पे राष्ट्र की बात आई या सैन्य की बात आई, हमारे नेता में उतनी हिम्मत थी कि उन्होंने कहा कि ये गलत है। मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस में दोगलापन नहीं है। हम, हमारी अगर गलती है तो उसको स्वीकार करेंगे। मुझे बताइए, इस सरकार ने 8 साल में कितनी बार गलती का स्वीकार किया? 3 काले कानून जो है कि किसानों पे डाले वो वापस ले लिए, नोटबंदी थोप दी, जीएसटी थोप दिया। आज ऐसी 50 उनकी विफलता है, आज तक एक बार भी उन्होंने स्वीकार किया क्या? चीन हमारी जमीन लेके बैठा है, आज तक इस सरकार ने स्वीकार किया? जब सवाल पूछते हैं तो उनको बोलते कि नहीं, ये तो देशद्रोही है। मेरा सवाल इस दोगलेपन के ऊपर है कि कम से कम आप वो मत कीजिए, और कहीं ना कहीं जब राष्ट्र की बात आती है तो उसके ऊपर रोहन गुप्ता जी, सवाल आप जितने उठाएं सही हैं। मैंने कहा राष्ट्र के गौरव के मुद्दों पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं। अब आपने कहा कि दोगलापन नहीं है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन आप भी मानेंगे और राहुल गांधी जी ने भी माना कि जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है वो कहा तो सेना पर था, भाजपा से तो सवाल नहीं पूछा था, सेना के ऊपर टिप्पणी की थी, इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि ये गलत है, ये पार्टी का विचार नहीं है। तो नंबर 1, गलती तो की थी दिग्विजय सिंह ने, लेकिन एक्शन कोई नहीं हुआ। आज भी राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं उसी भारत जोड़ो यात्रा में। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा चीन को जमीन दे दी गई है। अब आप कह रहे हैं चीन को जमीन दे दी गई है, तो ये कोई नरेंद्र मोदी पर सिर्फ प्रहार नहीं है, ये प्रहार देश की सेना पर है। क्या हमारी सेना विफल रही चीन से लड़ने में? क्या आपका सवाल यह है? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि हमारी जमीन चली गई है तो इसका मतलब सेना से कहीं ना कहीं चूक हुई है। नंबर 2। नंबर 3, साध्वी प्रज्ञा का सवाल मैंने खुद प्रधानमंत्री से पूछा है। शायद टाइम्स नाउ पर आपने वो इंटरव्यू देखा होगा, और उन्होंने खुद अपने आप किनारा किया है उस बात से और कहा है वो कभी भी इसके साथ अग्री नहीं करते। और ये इंटरव्यू मैंने लिया था, ये सवाल पूछा था और इसका जवाब आया है। हालांकि मैं किसी का पक्ष विपक्ष नहीं कर रही, लेकिन G20 पर, मैं जीवीएल जी आपके पास आऊंगी, G20 पर जो सवाल उठाए जाते हैं, विवेक साइलेंस जी, मेरा सवाल उस बात पर है, ये तो रोटेशनल है, अरे इसमें कमल का फूल क्यों आ गया? आपको देश के गौरव की चिंता नहीं है, आपको प्रॉब्लम है कि भाई कमल का चिन्ह है तो कहीं बीजेपी नंबर ना ले जाए, इन्हें वोट ना पड़ जाए, अरे ये तो रोटेशनल है, मोदी बड़ा ना हो जाए। क्या इस तरह का संकोच, इस तरह का छोटा दिल होना चाहिए क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय गौरव पर? सबसे पहले आपको प्रणाम, और 74वें गणतंत्र दिवस की सारे पैनलिस्ट को, आपको और हमारे सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं जीवीएल साहब ने जो बोला कि हिंदुस्तान अभी 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हो गया है, उसकी बधाई देता हूं, और G20 पे भी बधाई देता हूं। देखिए नाविका जी, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है कि जब देश के 1% सेठों के पास 40% दौलत होगी, 5% उद्योगपतियों के पास 60%, और कुल मिला के 10% अमीर लोगों के पास देश की 80% दौलत होगी, तब परेशानी होती है। क्योंकि आम जनता जो 50% गरीबी रेखा के नीचे है, उसके पास मात्र 3% हिंदुस्तान की दौलत है। यहां है प्रॉब्लम। सीमाओं की गंभीर समस्या है, इसको नकारा नहीं जा सकता। जैसे रोहन गुप्ता साहब ने कहा, गिरता हुआ रुपया हम देख रहे हैं, उसको भी आप नहीं नकार सकते, बढ़ती महंगाई को भी आप नहीं नकार सकते, और गिरती हुई अर्थव्यवस्था को भी आप नहीं नकार सकते। भारतीय जनता पार्टी की 8.5 साल की सरकार में इन बातों पे आपको जवाब देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ वादे किए थे। आज देश की जनता अगर मुझे सुन रही होगी तो वो जान रही होगी कि भ्रष्टाचार किस हद तक बढ़ जाएगा। महिलाओं पे अत्याचार पे बात हुई थी, आज आप देख लीजिए कि हमारी ओलंपियंस जो हैं किस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का विरोध किया, जो कि ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। अगर आप देखें तो आज हरियाणा में क्या हो रहा है, बलात्कारियों को आप राज अतिथि का दर्जा दे रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। राम रहीम को आप राज अतिथि का दर्जा दे रहे हैं हरियाणा के अंदर, क्यों? चुनाव जीतने के लिए। क्या ये स्तर रह गया है राजनीति का? गुजरात में आप बलात्कारियों को छोड़ दे रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, क्या अब यही स्तर रह गया है? एक तरफ आप नेताजी सुभाष
चंद्र बोस को ग्लोरीफाई करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री बहुत अच्छी बातें करते हैं, बड़ी बात करते हैं। और अगर आप देखिए कल की बात, तो योगेश पटेल भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो कि गुजरात से ही आते हैं। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आतंकवादी तक कह दिया। उस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने या किसी बड़े नेता ने एक शब्द कहा हो तो आप बता दीजिए। आज बंगाल का गवर्नर बदला गया, उस पर ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार पे ही उंगली खड़ी कर दी। तो और जैसे रोहन गुप्ता साहब ने बताया था, इकॉनमी 5 ट्रिलियन, किसान की आय दुगनी, ये सब तो हम कई बार सुन चुके हैं। 24 घंटे बिजली हर भारतीय के सर पे छत, बुलेट ट्रेन, और 2014 के जितने वादे थे तब उस पर चर्चा करना भी बेकार है। अब चर्चा नहीं करेंगे, जरूर रही है, चर्चा नहीं करेंगे G20 पर, चर्चा नहीं करेंगे 36 राफेल पर, चर्चा नहीं करेंगे इस बात पर कि 8 सालों में 72 एयरपोर्ट बने, चर्चा नहीं करेंगे कि इस देश में तमाम राम मंदिर बन रहा है, वो डिस्प्यूट हुआ है, क्योंकि वो तो कहेंगे आप कि काशी कॉरिडोर बन गया और महाकाल कॉरिडोर बन गया तो शायद आपको भी वोट की दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब बातें आपको नहीं नजर आएंगी। नजर आएंगी तो सिर्फ राम रहीम की बातें जो गलत है। मैं बिल्कुल मानती हूं कि वो गलत है, लेकिन राष्ट्रीय गौरव की बातों पर आपका ध्यान कम जाता है। ये मेरा आरोप अब भी बरकरार है। और ईश्वरन भंडारी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्या ये आरोप ही गलत है? क्या विपक्ष ड्यूटीफुल विपक्ष है जो मुद्दे उठाता है, सवाल पूछ पूछ के परेशान है और इन्हें जवाब नहीं मिल रहे, या ये सवाल ही वो पूछते हैं जो इन्हें बिल्कुल कन्वीनियंट लगे और जो देश के गौरव की बातें हैं उन पर इनकी बात करने का कोई इंटरेस्ट नहीं? नाविका जी, सबसे पहले रिपब्लिक डे की सबको बहुत बहुत बधाई, और उन सारे फ्रीडम फाइटर्स को मेरा नमन जिनकी वजह से ये इंडिपेंडेंस आई, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी हों, चाहे सरदार भगत सिंह जी हों, चाहे कुछ जवाहरलाल नेहरू जी हों, तो सबको बधाई देना चाहूँगा। पर सवाल जो बड़ा यहाँ पे ये है, वो ये है कि सरकार की नीतियों पे सवाल उठाना ऑपोजिशन का काम है, उठाना भी चाहिए, पर जब आप सवाल डेमोक्रेसी के अंदर संस्थाओं पे उठाते हैं, और वो संस्थाएं भी कैसी, आर्मी के ऊपर सवाल उठाते हैं। जब बालाकोट की स्ट्राइक हुई तो कौन सा विपक्ष का ऐसा नेता नहीं था जिसने सवाल ना उठाया हो, आर्मी को डाउट ना किया हो। जब आप आर्मी को इस भाषा में बोलते हो, मार मार के पीट पीट के भगाया, जब आप आज भी और जगह चुन के दिग्विजय सिंह सवाल पूछते हैं आर्मी के ऊपर, और सवाल ही नहीं पूछते, उसके बाद अगर आप कुछ गलत करते हैं तो कार्रवाई होती है। कार्रवाई क्या हुई? आपको इनाम मिला कि आप साथ चलिए कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के साथ। तो ये कार्रवाई हुई या ये दोगलापन हुआ, ये रिवॉर्ड हुआ या ये पनिशमेंट हुई, वो जनता सब देख रही है। जब बात आती है इलेक्शनों की, आप इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पे सवाल उठाते हैं। हिस्ट्री क्या रही है? MS गिल को आपने केंद्र में मंत्री बनाया था। आप आगे चलिए, जब जुडिशरी की बात आती है, आप उसके अंदर मुझे कितनी हैरानी हुई थी जब जजमेंट्स आती हैं तो किस तरह के सवाल उठाते हैं आप जुडिशरी के ऊपर। मीडिया जो इंडिपेंडेंट है किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, उसके अंदर रोज मीडिया पे किस तरह की टिप्पणी करते हैं, और राहुल गांधी ही टिप्पणी करते हैं, जैसे पूरी मीडिया एक तरफ का साइड लेके बैठ चुकी है। अगर आप आर्मी पे सवाल पूछेंगे, मीडिया सवाल पूछेगी तो उसमें मीडिया को ब्लेम कर देंगे। तो बात ये नहीं है कि आप सरकार पे सवाल पूछ रहे हैं, वो डेमोक्रेसी में पूछना चाहिए, जरूर पूछना चाहिए, पर जब आप आर्मी से लेके, जुडिशरी से लेके, मीडिया से लेके हर संस्था पे सवाल उठाते हैं, तब आप डेमोक्रेसी को डाउट में लाते हैं। और जब आप टुकड़े टुकड़े का समर्थन करना शुरू कर देते हैं, स्ट्रीट एजिटेशंस का, शाहीन बाग का समर्थन करना शुरू कर देते हैं, तो आप डेमोक्रेसी को खतरे में डालते हैं। और ये बात जनता समझ रही है, तभी जनता के नतीजे, जब जनता अपना मत देती है, वो सबको दिख रहे हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या इस देश में पिछले 8 साल में कुछ भी नहीं हुआ? गौरव करने वाली कोई ऐसी चीज ही नहीं हुई पिछले 8 सालों में? जो कुछ हुआ इससे पहले हुआ। 8 साल का जो रिकॉर्ड है उसमें आपका हक बनता है कि नरेंद्र मोदी की सिर्फ बुराई करे, और उनको किन किन नामों से बुलाया गया है, रावण से लेकर गंदी नाली का कीड़ा तक कहा गया है। क्या ये सही है? मैं पूछना चाहती हूं, क्या राष्ट्र और राष्ट्र का गौरव अब एक मोहरा बन चुका है राजनीतिक दलों के बीच? नाविका जी, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सभी को। देखिए, आपने बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठा दिए, और साथ के जो पैनलिस्ट हैं इन्होंने भी बहुत ऐसी चीजें कही हैं
कि जिन पे अगर बात की जाए तो मुझे लगता है शायद कम से कम 2-4 दिन तो लगी जाएंगे। देखिए कि राष्ट्रीय गौरव और देश के अंदर घटने वाली घटनाओं को मैं हमेशा अलग करके देखता हूं। जब हम राष्ट्रीय गौरव की अगर बात करते हैं, जैसे कि मेरे को याद आता है कि इसरो से जब करीब 120 सैटेलाइट एक साथ छोड़े गए थे, तो मेरे कान इस बात को सुनने के लिए तरस गए कि आदरणीय मोदी जी इस बात को कहें कि ये जो इसरो की पूरा स्ट्रक्चर है, ये कांग्रेस का दिया हुआ है और इसमें जवाहरलाल नेहरू जी और श्रीमती इंदिरा गांधी का बड़ा योगदान है। मैं सोचता हूँ पूरा विश्व उस समय इस बात को देख रहा था, पर आदरणीय मोदी जी के मुंह से इस बात को ये बात नहीं आई। मैं जब आदरणीय मोदी जी जब जापान गए थे, तो मुझे लगा था कि वो ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जो विपक्ष के स्वाभिमान पे चोट पहुंचाने वाली हो, क्योंकि वहां वो एक देश के प्रतिनिधि के रूप में थे और उस समय वो हमारे प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। लेकिन वहां उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग विपक्ष के लिए किया, मैं सोचता हूं कि गरिमापूर्ण नहीं था। ऐसी स्थिति मुझे अमेरिका में भी उनके व्याख्यान में सुनने को मिली थी। तो कई बार ऐसा लगता है कि जो अब हम बात करते हैं कि आखिर राष्ट्रीय गौरव क्या है, तो उसमें ये सारी बातें भी रहती हैं। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि 8 साल में देश ने बहुत प्रगति की है। हमारे देश के पूरे एक एक व्यक्ति ने अपना पूरा जी जान एक कर दिया है इस देश को बनाने के लिए। अगर आज हम जिस इकोनॉमी की हम बात कह रहे हैं, इसमें अकेले एक आदमी का योगदान नहीं है। मेरे देश के पूरे 1 अरब 40 करोड़ लोगों का इसमें योगदान है, तो उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जब देश में बात होती है, जैसे कि अभी करण भाई बोल रहे थे कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पे बात उठ रही है। अब आप देखिए, जब केंद्र के मंत्री रिज्जू जी अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो क्या इसकी गूंज पूरे विश्व में नहीं होती? कौन हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को इस प्रकार से नीचा दिखाने का काम कर रहा है? क्या ये कांग्रेस के लोगों ने काम किया? क्या ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने काम किया? मेरे भाई यहाँ पर जीवीएल नरसिम्हा राव जी बैठे हुए हैं, इन्होंने जब ईवीएम के ऊपर प्रश्न उठाया और एक किताब लिख दी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, आज भी वो 2100 रुपए में बिक रही है। क्या उसके लिए कभी उन्होंने माफी मांगी? वो भी हमारी संवैधानिक बहुत सारे सवाल उठे हैं। अब एक सवाल का जवाब जीवीएल नरसिम्हा राव जी को देने का एक मौका देती हूँ। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आप विपक्ष से उठे हुए सवालों का जवाब जरूर दीजिए। नाविका जी, आप जैसे हम लोग विपक्ष की कोई बात करते हैं, बहुत सारे सवाल उठाए गए। पेशेंस रखा करिए ना, इतने बेचैन क्यों हो जाती हैं? नाविका जी, मैं बेचैन नहीं हूँ बृजमोहन श्रीवास्तव जी, लेकिन प्रोग्राम का समय सीमित रहता है, तो सबको बात रखना। आपने सवाल उठाए तो जवाब भी तो सुनेंगे ना सर। नाविका जी, समय सीमा उन लोगों के लिए जो भाजपा से प्रश्न करें, उनकी बातें बताएं। नहीं, आपने 15 मिनट बात किया थी, तो हम लोगों को भी समय देना चाहिए। अगर यही बात राहुल गांधी कहते तो लोग कहने लगते हैं साहब वो मीडिया के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। यही तो मुद्दे और मुद्दे क्या है देश। चलिए बोलने दीजिए, जीवीएल नरसिम्हा राव से पूछ लीजिए, बता दें क्या भी उसकी लिखी। कम से कम आज इस पैनल पर 3 विपक्षी पार्टियां हैं, एक बीजेपी है और एक एडवोकेट है। आज तो कम से कम आपका ये जो इल्जाम है मुझ पर, ये कोई मानेगा नहीं कि ये पैनल बैलेंस नहीं है और आपको समय नहीं दिया गया। कम से कम बहाना या कटाक्ष कोई नया बताइए बृजमोहन श्रीवास्तव जी। हालांकि मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है आपसे कि आपने सवाल उठाए हैं जो सही सवाल है, तो जवाब भी तो सुन लीजिए। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, बात करते हैं। नाविका जी, बहुत सारे आपने 3 विपक्षी दलों को मौका दिया, मुझे उनका सभी प्रश्नों का संक्षेप में जवाब देने का मौका दीजिए। नाविका जी, देखिए, जिस प्रकार का सवाल उठाया जा रहा है बेबुनियाद और कई झूठ के सहारे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है। चीन के विषय में झूठ बार बार बोलकर कांग्रेस पार्टी ये सिद्ध करना चाहती है। ये लोगों को, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, आप आराम से बैठिए, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। चीन से ने अक्साई चीन में 1962 में जो 37,000 स्क्वायर किलोमीटर का भूमि कांग्रेस के सरकार रहते हुए भारत खोया है, उसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने कभी माफी मांगी है? क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी माफी मांगी है? जो चीन के कंट्रोल में चला गया, जो भारत की भूमि थी, और यूपीए के सरकार के कार्यकाल में 2008 से 13 तक 600 बार चीन के इंकर्शन हुए हैं, कभी उसके लिए कांग्रेस ने माफी मांगी है?
कभी कांग्रेस पार्टी ने या राहुल गांधी ने माफी मांगी? वो चुप चुप क्यों कांग्रेस के साथ, चीन के अधिकारियों के साथ मिलते हैं, देश को जानकारी नहीं देते हैं? क्या उन्होंने कभी देश को बताया? क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी और सेना के साथ? क्या ये देश के साथ धोखा नहीं था? तो इन प्रश्न का उनके पास जवाब नहीं होगा। और जहां तक सरकार की कामकाज की बात है, आपने हाउसेस, कितने हाउसेस बनाए? मैं देख रहा हूँ, मोबाइल है तो खोल के देखिए, ये सारी जानकारी डैशबोर्ड पे लगा हुआ है, एक एक जानकारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 2 करोड़ 94 लाख 2 करोड़ 94 लाख घर बनाने का लक्ष्य था और इसके तहत 2 करोड़ 81 लाख घर सैंक्शन हो गए, 2 करोड़ 12 लाख बन भी गए। ये मोदी सरकार के, आपने केवल इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक झूठे नारे लगाते रहे, गरीब की सरकार है, गरीबी हटाओ, लेकिन कभी गरीबी मिटी नहीं है। ये है अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, 2 करोड़ 2.03 लाख करोड़ का सेंट्रल असिस्टेंस है कमिटेड, 1.36 लाख करोड़ ऑलरेडी रिलीज, 1 करोड़ 7 लाख घर ग्राउंडेड, 68 लाख घर बने हैं अर्बन एरिया में। ये कोई ये आंकड़े, इफ यू हैव द पेशेंस, आप जाकर वेबसाइट पे देखिए, पूरी जानकारी म्युनिसिपैलिटी वाइज मिलेगी। मैंने खुद पार्लियामेंट में मांग कर देखा है, लिया है डेटा। और जहां तक जवाब तो दे दीजिए, हमारे सपा का जो हमारे जो साथी कह रहे हैं, ये कितना मजाक है। सपा और महिलाओं का सुरक्षा को लेकर आप टिप्पणी करेंगे, पहले आपके पार्टी के अंदर जाकर देखिए। मैं पब्लिक के सवाल रखना चाहती हूं। बेतिया बिहार से जटाशंकर का सवाल है और यह सवाल रोहन गुप्ता जी आपके लिए। माना कि विपक्ष का काम सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना है, लेकिन क्या सिर्फ विरोध और आलोचना करना सिर्फ यही आपका काम है? क्या आपने आज तक किसी भी मुद्दे पर समर्थन दिया है या सॉल्यूशन दिया है? प्रयागराज से नरेंद्र सिंह का भी सवाल है। मेरा सवाल बीजेपी से है कि जिन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा करने की बात कहती है, आप उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? क्या आप राजनीति में विपक्ष की भूमिका को नहीं मानते? 2 सवाल हैं, पहले रोहन गुप्ता जी आपसे। देखिए नाविका जी, जो अभी भाजपा प्रवक्ता बात कर रहे थे, आपने जब उनको सवाल डिटेल में पूछा तो उनके पास जवाब नहीं था। यही है, पहले तो अगर आप उनको सवाल पूछो तो आपको देशद्रोही करार करते हैं, वापस सवाल पूछो तो आपके ऊपर 4 सवाल कर देंगे। 8 साल के बाद भी ये सरकार जो है विपक्ष की भूमिका में ही है, उनके पास जवाब ही नहीं है। मैं आपको एक चीज नाविका जी याद दिलाना चाहूंगा, एक वरिष्ठ पत्रकार है, आपको भी याद होगी, जब 3 काले कानून लाए गए संसद में, कांग्रेस पार्टी ने पूरी रात हमारे संसद में बैठकर पार्लियामेंट में उसका विरोध किया, क्योंकि हमको चर्चा करनी थी। इतना विरोध हुआ, इतने हमारे किसान भाई है मर गए, बेचारे ठंडी में मर गए, करीब 1000 से ज्यादा लोगों की वहां पे मृत्यु हुई। कांग्रेस पार्टी ने उसका पूरा विरोध किया। आपकी चैनलों पे ही डिबेट हो रही थी कि ये किसानों के अच्छे के लिए है, किसानों का इसका फायदा होगा, आय दुगनी होगी। मुझे बताइए नाविका जी, अगर वो कानून अच्छे थे तो सरकार को वापस क्यों लेने पड़े? क्यों किसानों को अपनी मृत्यु से उसका खामियाजा भुगतना पड़ा? मैं और एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा, खैर ये कानून आपकी सरकार ने भी मूट किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में। तब अगर आपको ही मुझसे डिबेट करनी हो, नहीं नाविका जी, ये ठीक नहीं है नाविका जी, इसीलिए पूछ रही हूँ कि देश के मुद्दों पर कभी समर्थन पॉसिबल ही नहीं है क्या? सवाल ही नहीं पूछ रही है क्या? आपको नहीं लगता है नाविका जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है? नहीं, सुन लीजिए नाविका जी, आप मेरा सवाल नहीं सुन रही है। नाविका जी, आप समर्थन करती है आज भी सरकार ने जो कानून वापस लिए? आप बताइए मुझे, आप तो विरोध ही नहीं कर रही है, तो गलत चीज है ना। हमारा यही तो विरोध, जबरदस्ती थोड़ी है। मैं समझती हूँ कि वो कानून सही थे, मैं समझती हूँ कि वो कानून सही थे। आपकी सरकार ने सोचा तब भी सही थे, इनकी सरकार ने सोचा वापस लेना गलत था। लेकिन जो पब्लिक के सवाल है उनका जवाब दीजिए। जीवीएल नरसिम्हा राव, पब्लिक ये भी पूछ रही है कि आप सवालों के जवाब कम देते हैं, विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। नविका जी आप बात काटेंगी तो डिबेट नहीं होगा। आप बात काटेंगी तो डिबेट नहीं होगा। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। आप समय ही नहीं दे रही है नविका जी, तो गलत चीज है। नहीं, आप जवाब का समय ही नहीं दे रही है मुझे।
नहीं, आपको मुझे समय देना पड़ेगा नाविका जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ। अगर चलिए, मुझे समय नहीं देना तो मैं डिबेट नहीं करता रोहन जी आप मानते हैं नाविका जी, आपको समय देना पड़ेगा, बात नहीं काटेंगे। अच्छा ठीक है, आप अपने बात खत्म करिए, फिर मैं जीवीएल नरसिम्हा राव जी के पास, पर आप पब्लिक के सवाल का जवाब भी दीजिए, पब्लिक के सवाल का जवाब भी दीजिए, समर्थन करिए अच्छी चीजों पर। उसी का जवाब दे रहा हूँ। आप मैं पब्लिक के सवाल का नहीं सुन लीजिए, आप मेरा जवाब भी नहीं सुनना चाहते। नविका जी, आपके अपने विचार हो सकते हैं, अगर आप मुझे अपनी डिबेट पे बुलाती है तो मुझे भी मेरे विचार प्रकट करने का, भाई साहब मैं चुप हूं, आपको बोलने का समय दे चुकी हूं। तीसरी बार आपकी डिबेट में आ रहा हूं, बीत आपत्ति नहीं। बहन जी आप सुन लीजिए, नविका जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं तीसरी बार आपके वहां पे डिबेट में आ रहा हूं। अगर आप इसी तरह से हमको बात काटेंगे ना, ये ठीक बात नहीं है नविका जी, मेरी बात को रखने दी जाए। अगर आपको लगता है कि 3 काले कानून सही था, आपका विचार हो सकता है, तो आप सरकार को सवाल पूछिए कि उन्होंने काले कानून वापस क्यों नहीं लिए। आप सवाल तो पूछिए, अगर आप पत्रकार हैं, आप हमसे ही सवाल पूछती रहेंगी। मेरी बात को मैं 30 सेकंड्स में कंप्लीट करूंगा। मैंने आपको यह मुद्दे गिनाए कि जहां पे हमने जो सवाल पूछे, सरकार की विफलता के कारण उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। मैं चीन के में मामले में भी जब हमने सरकार को सवाल पूछे, वो डोकलाम की बात हो, लद्दाख की बात हो, अरुणाचल की बात हो, ये सरकार ने हमको ये करके किनारा कर दिया कि हम लोग सवाल नहीं पूछ सकते। ये सैन्य से सवाल नहीं है, ये सरकार की इच्छा शक्ति से सवाल है। आपने कहा सैन्य की गलती नहीं है, ये ऑर्डर दिल्ली से होता है। अगर आपकी इच्छा शक्ति में दम होता तो हमारा चीन आज हमारे यहां घुस के नहीं बैठता। और अगर प्रधानमंत्री जी कहते कि कोई गुस्सा नहीं है, तो चीन को तो यही चाहिए, चीन हमारा दुश्मन है। और आपने कहा था, जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि कांग्रेस, हमने संसद में उस टाइम पे चर्चा की थी बाकायदा, जवाहरलाल नेहरू जी ने बुला के कहा था कि नहीं, ये मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए हमारे में और उनमें ये फर्क है। चलिए अब जीवीएल नरसिम्हा राव आपको जवाब देंगे। जीवीएल नरसिम्हा राव जी आप जवाब दीजिए जो प्रश्न उठाए हैं रोहन गुप्ता जी। नहीं देखिए, मैंने उसी का जवाब दिया। ये चाहते हैं इनका झूठ सबको हर कोई माने, झूठ आपकी काले कानून नहीं काले कानून पे जवाब दीजिए। भी आता हूँ, उस पे भी किसानों के ऊपर काले कानून पे जवाब दीजिए। नहीं, ये कोई आपका नहीं, क्यों वापस लिया? आता हूँ। नहीं, क्यों वापस लिया? क्योंकि आप जैसे किसान के गद्दार, आपके पार्टी जैसे लोग, आपने आप जैसे क्या सुन लीजिए ना, आप गद्दार हो, आप अपनी भाषा पे प्रयोग कीजिए, अपनी भाषा का। नविका जी अपनी भाषा पे कंट्रोल करें। मैं ऐसे शब्द नहीं सुनूंगा, मैं ऐसे शब्द नहीं सुनूंगा। गद्दार तो आपने किया है, किसानों की हत्या के जिम्मेदार आप लोग हैं। क्यों किसान मरे? क्यों मरे? जवाब चाहते हो, किसान नहीं चाहते हो। ये राहुल गांधी की तरह हर कोई क्यों मरे? कांग्रेस में ये किसान क्यों मरे? क्यों मरे किसान? उसका जवाब दीजिए ना, क्योंकि आपके पास जवाब है तो दीजिए। आपके पास हवा पानी में बात मत कीजिए ना। ये देश के सामने है, ये देश के सामने है आज कि कौन सवाल पूछ रहा है और कौन सवाल का जवाब दे रहा है और कौन सुनना चाह रहा है। ये सब आज देश के सामने है। देश देख रहा है, देश देख रहा है कि कौन सुनना चाह रहा है, किसको सोल्यूशन चाहिए, किसको सिर्फ प्रॉब्लम चाहिए। कानून के पीछे देश यही देख रहा है, पत्रकारों की जिम्मेदारी। रोहन जी आप हर किसी पर आरोप लगाते हैं। अब आपने सवाल पूछे हैं तो सवालों का जवाब तो सुन लीजिए। लगाऊंगा सवालों के जवाब तो सुन लीजिए। कौन दे रहा है जवाब? आपके तो हमको गद्दार बोल रहे हैं। पड़ेगा। किसान की हत्या के जिम्मेदार कौन है? पूछिए उनको। हमने चुनावों को आप पूछिए उनको। 3 कानून, 3 सुन लो भाई, वापस क्यों लिए काले कानून? हाँ बता रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करके कहा है, हम किसानों को नहीं समझा पाए। ये अच्छे कानून थे, ये देश के लिए बहुत ही जरूरी थे। आप जैसे लोग, स्वार्थ लोग, दुष्प्रचार किया। अरे तो वापस क्यों लिए? मोहरे गए, इसलिए हम आप लोग क्यों लिए वापस? आपने किसान जो मरे उसके जिम्मेदार आप हैं। आप नहीं, आप समझ गए, आप समझ गए कि पंजाब में चुनाव हारेंगे। आपको चुनाव से मतलब है। आप अंधे हैं क्या? देख नहीं पा रहे हैं क्या? क्या हो रहा है देश में? पंजाब के चुनाव आए तो चलिए, राजनीतिक बहस अगर यूं ही चलती रही तो पब्लिक को सवाल पूछने का मौका नहीं मिलेगा। देवरिया यूपी से शिवांगी त्रिपाठी का सवाल है और वो पूछ रही है, विपक्ष से ये सवाल है, विवेक साइलस जी जरूर ध्यान से सुनिएगा, कि आपने वैक्सीन नीति का विरोध करते हैं, फिर गुपचुप तरीके से आप उसे स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन आपकी वजह से जनता के मन में जो भ्रम और अविश्वास पैदा हुआ उसका जिम्मेदार कौन होगा? विवेक साइलस जी, हमारी देवरिया हमारे उत्तर प्रदेश में, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। देखिए, सिर्फ समाजवादी पार्टी ने नहीं,
अर्शदीप कंग के साथ 6 से 7 इंडिया के टॉप साइंटिस्ट ने भी सवाल उठाए थे, क्योंकि 2 बार के ट्रायल के बाद इस वैक्सीन को देश में उतारा जा रहा था। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है जो जनता को जानना चाहिए कि 6 अप्रैल की डेट याद करिए नाविका जी, जब बंगाल के चुनाव चल रहे थे, वहां माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम तो कोरोना की जंग जीत चुके हैं। उस समय तो वैक्सीन भी नहीं बनी थी। तो क्या सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए माननीय प्रधानमंत्री इस बात को बोल सकते हैं कि हम तो जंग जीत चुके हैं, कोरोना खत्म हो चुका है हिंदुस्तान से? और उसके बाद हिंदुस्तान में क्या हालत हुई हम सबने देखा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल तो बनता ही है नाविका जी। दूसरी बात, आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था नाविका जी, नहीं, अभी पब्लिक के सवालों का समय है। वाराणसी से राजेश कुमार पांडे का सवाल है रोहन गुप्ता जी से, और ये सवाल मैं पूछ भी चुकी हूं, लेकिन रोहन गुप्ता जी जो पब्लिक कह रही है वो जरूर सुनिए। वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप राष्ट्र हित और राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति करने से बाज नहीं आ सकते हैं? कम से कम सेना को तो राजनीति से दूर रखिए, ये उन्होंने कहा है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से श्रुति मिश्रा का सवाल है, जब सड़क, एयरपोर्ट, मेट्रो का निर्माण होता है तो देश का ही तो फायदा होता है, विपक्ष के अपने लोगों को भी सुविधाएं हासिल होती हैं, कम से कम राजनीति तो स्मार्ट कर लीजिए। ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रही। लेकिन इश्करण भंडारी, क्या जनता ज्यादा समझ रही है क्या चल रहा है या फिर राजनीतिक दल? नाविका जी, जनता ज्यादा समझ रही है, और जनता जो समझ रही है वो चुनाव में दिख रहा है। चाहे वो यूपी का चुनाव हो, चाहे वो देश का चुनाव हो, उसके अंदर कोई बहस नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो तो आपके सामने आंकड़े आ गए हैं, वो तो आपके सामने रिजल्ट आ गए हैं। पर जो इंपॉर्टेंट बात है, नर्मदा के अंदर किस तरह प्रोजेक्ट को डिले किया गया, और वही पूरे लोग हैं जिसको फिर राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा में बहुत बड़ा स्थान दिया। दूसरा, जब आप मेट्रो की बात करते हैं, किस तरह एरे फॉरेस्ट का इशू उठा के और उस पर अलग अलग टिप्पणियां हैं, कितनी तरह डिले किया गया, और जो डिले होता है उससे होती है कॉस्ट एस्केलेशन। वो किसकी जेब से जाता है? आपकी जेब से, मेरी जेब से, क्योंकि प्रोजेक्ट 90% हो जाए, पर बिकॉज आपके एक मंत्री के दिमाग में आएगा या आपकी एक एलीट लॉबी के दिमाग में आएगा तो आप पूरे प्रोजेक्ट को डिले कर देंगे। पर जब आप देश की प्रगति के अंदर बाधा डालते हैं, वो देश का विषय बन जाता है, वो तो कम से कम मत कीजिए। बिल्कुल, ये मुद्दा हमारा कभी नहीं हो सकता कि राजनीतिक दलों को, और खास करके विपक्ष की राजनीतिक दलों को, सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल है, और समय समय पर होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने विपक्ष की एक भूमिका तय की है, लेकिन क्या राष्ट्र हित के मुद्दों पर क्या कभी कोई समर्थन की बात होती है अब देश में? अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती? क्या इसे दुरुस्त करने की जरूरत है? कोई ये नहीं कहता कि देश किसी एक इंसान या एक दल ने बनाया है। कांग्रेस ने देश को सबसे लंबे समय तक चलाया है, लेकिन आज देश का जनादेश उसके खिलाफ है। विपक्ष के कई और दल हैं जो कभी ना कभी सरकारों में रहे हैं, इसलिए आज अगर राष्ट्र के मुद्दों पर हंगामा होता है तो ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। बीजेपी जो आज सरकार में है, उसने तो ज्यादातर वक्त विपक्ष की राजनीति को ही जिया है। लोकतंत्र में मौका सबको मिलता है, लेकिन आपस की लड़ाई में राष्ट्र के गर्व के मौकों को गंवाया जाएगा तो क्या इससे देश का भला होगा? आप क्या समझते हैं? क्योंकि ये बहुत जरूरी है एक देश को तय करने के लिए। देश के नागरिक ही चलाते हैं उस देश की डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, शायद ये पब्लिक बेहतर जानती है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस डिबेट में मेरे साथ शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।